गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम फिर से यूपी टेट जो 3 जुलाई 2026 को हुआ था द्वितीय पाली में, उस पेपर को लेकर के आए हैं। मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है, इसके पहले हम पोर्शन मैथमेटिक्स का सॉल्व करेंगे, इसके बाद अन्य पोर्शनों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का पोर्शन देखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे उस क्वेश्चन में कहाँ पर आपने गलती की है जिससे कि आपका क्वेश्चन मिस हुआ है, और कहाँ पर आपने सही किया है जिससे कि आपका क्वेश्चन कितने सही है। अब सुनने को ये आ रहा है कि बोर्ड जो आयोग है उसने कुछ क्वेश्चनों को गलत उत्तर को चुन लिया गया है। तो क्यों चुना है उसके लिए आप उसमें प्रत्यावेदन मांगे जा रहे हैं। तो आप लोग प्रत्यावेदन मैच करके क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका प्रत्यावेदन ऑनलाइन भेज सकते हैं, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसमें आपको सही नंबर मिल सके। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है। एक दुकानदार एक किताब पर लागत मूल्य से 30% अधिक का अंकन लगाकर 11% की छूट दे देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में क्या है कि कुछ एक फॉर्मूला होता है कि अगर x% वृद्धि होता है और y% भी वृद्धि हो या कमी हो, तो इसमें हमें इस प्रकार का एक फॉर्मूला लगाया जाता है, ऑल ओवर प्रतिशत और वृद्धि निकल आती है। यानी कि अगर मान लीजिए x% की इसमें वृद्धि हो तो x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, y% की अगर वृद्धि होती है फिर y भी पॉजिटिव लेते हैं। अगर y% की कमी करता है तो y की वैल्यू फिर नेगेटिव लेते हैं, और ऑल ओवर इसकी जो वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो फिर लाभ प्रतिशत होता है, और अगर ऑल ओवर नेगेटिव आती है तो वो हानि प्रतिशत होता है। इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी एरिया का भी निकालना, किसी आयत का एरिया कि में कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है या कमी होती है, तो उसमें भी हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं कि x% अगर वृद्धि होती है अगर उसकी लंबाई में, तो y% की कमी होती है उसकी चौड़ाई में, ऑल ओवर उसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट वृद्धि या कमी होती है, तो इसका भी वहां भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑल ओवर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत वृद्धि या उसमें कमी आ जाएगी। इसमें मुख्य रूप से क्या है कि इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो अगर हम इसमें रखते हैं तो 30% अधिक होता है तो 30% की पॉजिटिव लेंगे, 11% की छूट करता है तो 11 नेगेटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों ऑल ओवर यहाँ पर जो प्लस का साइन था वो नेगेटिव हो जाएगा अपॉन ये 100 हो जाएगा। अब 30 में से 11 घटाएंगे तो 0 के मान 10 में से 9 गया, 1 गया तो ये 9 बचा, और 2 में से 1 गया तो ये 19 बचा, माइनस ये घटेगा 0 से 0, 11 33, 10 का भाग 3.3 बचा। अब 19 में से अगर हम 3.3 घटाएंगे यहाँ पर 3.3, तो ये 7 बचेगा, 8 में से 3 गया, 5 बचा, और ये 15.7% हमारा ऑल ओवर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑल ओवर इसमें लाभ होगा, हाँ लाभ प्रतिशत होगा। तो ये लाभ प्रतिशत कह भी रहा है पॉजिटिव, अगर निगेटिव आ जाती तो हानि मानते हैं। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया 15.3%, बी ऑप्शन 16.8%, सी ऑप्शन 15.7% और 13% डी ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो ऑप्शन हमारा सी है ये वाला, ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें ये 91 का हमारा सी होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, उसको देखते हैं, सीखते हैं कि क्या है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस जो आपके यूपी टेट में है 3 जुलाई 2026, उनको आप मैच करते जाइए कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है, कैसे उस सवाल को सॉल्व करना था आपको। तो इस प्रकार से हम एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्योंकि समझाना है आप सभी को, इसलिए सवाल को सॉल्व करते समय इसमें टाइम लगेगा। अगर खुद सॉल्व करना होता है आपको 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, 10 मिनट या 15 मिनट में आराम से हो जाते हैं। ठीक है, चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 92। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है कि एक आयत का परिमाप 50 मीटर है और उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, आयत की लंबाई कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है कि उसका परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाण होता है चारों तरफ, बाप मापने उसकी लंबाई, यानी कि कोई आयत इस प्रकार का, अगर उसकी मान लो ये एल है ये बी मान लीजिए, तो परिमाप में आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं ये बराबर होती है, तो ये भी बी होगा और ये भी एल हो जाएगा। परिमाप का मतलब है कि जहां से आप चले वहां से परिमाण चारों तरफ की ये लंबाई का योगफल, ऐसे तो इसको योग कर देंगे। तो इसका मतलब है अगर हम बी करेंगे तो बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, टोटल बी और बी मिला करके हो जाएगा 2b और एल एल 2l हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 2b प्लस एल, ये इसका परिमाप का। अब परिमाप कितना दिया गया है 50 मीटर, ये परिमाप आपको दिया है 50 मीटर, तो यहाँ पर 50 लिख देंगे
और 2 इंटू, अगर मान लीजिए उसकी लंबाई चौड़ाई दी है, तो चौड़ाई अगर हमारी कितनी दी गई है 10 मीटर, तो यहाँ पर अगर 10 रख देंगे, एल हमको निकालना है, ये 50 है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 50 बटे ये 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 10 प्लस एल बचेगा, 2 से कट जाएगा 25 बार, तो ये 25 बचा बराबर 10 प्लस एल हो गया, ये 10 इधर आएगा तो ये 25 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल। 25 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा 15 बचेगा, तो ये लंबाई जो है उसकी मीटर में चूंकि दिया गया है तो मीटर में लंबाई भी आएगी, तो इसका मतलब है कितना आया 15 मीटर। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन दिया है 15 मीटर, बी ऑप्शन 12 मीटर, सी ऑप्शन 18 मीटर, डी ऑप्शन 25 मीटर। तो 15 मीटर जो हमारा दिया गया है ये वाला, यही उत्तर हमारा आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 93 में है कि 3 उत्पादन इकाइयां क्रमशः 13.5 मिनट, 18 मिनट और 22.5 मिनट बाद होना शुरू होती है, वे फिर से कब एक साथ शुरू होंगी? उत्पादन इकाइयां हो या कोई घंटी हो जो अंतराल से बज रही हो, फिर ये पूछा जाता है कि एक साथ कब बजेंगी। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं हमेशा हमको क्या करना है, लासा निकालना पड़ता है। अगर चूंकि दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव में चूंकि 13.5 दिया गया है, फिर 18 मिनट दिया गया है, फिर 22.5 मिनट दिया गया है, इस प्रकार की कोई संख्या दी गई है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो पहले हम उन संख्याओं को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे, और फ्रैक्शन में हम लासा कैसे निकालते हैं उसका हम फॉर्मूला लगा करके उसको लासा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लासा निकालना है, तो 13.5 को हम लिख सकते हैं 135 बटे 10, ठीक है। इसके बाद ये 18 मिनट दिया गया तो 18 बटे इसको 1 लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं 22.5 को लिख सकते हैं 225 बटे 10। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगर देखा जाए इसमें अगर और देखें, क्योंकि अगर इसको और काट देते हैं अगर, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, यानी कि 27 बटे ये 2 हो गया। ये तो मान लीजिए 18 बटे 1 ही है। इसमें अगर हम काटेंगे 5 चौको 20, 55 25, 5 दूनी 10, यानी कि ये 45 बटे 2 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में हो गया। जब भी अगर आपको लासा निकालना हो, भिन्नों का लासा, किसका, भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अंश का लासा बटे हर का मासा, हर का मासा निकालते हैं, यानी कि महत्तम समावर्तक। अगर मासा निकालना हो तो अंश का मासा और हर का लासा निकालेंगे, अगर लासा निकालना है तो अंश का लासा, हर का मासा निकालेंगे, उल्टा कर देते हैं। तो अंश का हमको लासा निकालना है, इसका मतलब है 27, 18 और 45, 27, 18, 45 का हम लासा निकालेंगे, 2, 1, 2 का मासा निकालेंगे, तो 27 का अगर हम फैक्टर करके निकालते हैं, 3 तिया 9, तिया 27 और 2 तिया 6, तिया 18, तो अब 3 5 15, 3 45, तो 3 तिया 9 5 45। इसका अगर हम निकालते हैं तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो ये 3 उतार लेंगे, और ये 3 और ये 3, ये 2 3 बचेंगे तो सीधा इनको भी उतार लेंगे, ठीक। तो ये भी आ गया, ये भी आ जाएंगे, दोनों 3 आ गए इसी में। अब ये 2 बचा और ये 5 बचा, तो इसको भी हम यहाँ 2 और 5 को उतार लेंगे। अब 3 तिया 9 तिया ये 27 हो जाएगा, और 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, तो इनकी 200 ये 70 हो गया, इनकी लासा 270 हो गया। तो 2 1 का अब हमें क्या करना, हर का मासा निकालना, 2 का 1 का मासा निकालेंगे, तो हर का जो मासा आएगा, हर का मासा जो होगा, मासा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 2 1, 2 का जो मासा होगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट 1 ही आएगा, क्योंकि 1 ही तो सबको विभाजित करेगी, इसका मतलब है कि ये आपका क्या कहलाएगा, ये मासा हो जाएगा। अब इसमें अब जो दियो सवाल का जो लासा होगा वो क्या होगा, अंश का मासा, अंश का लासा बटे हर का मासा, तो 270 आया।
इसका मतलब है कि 270 मिनट बाद ये फिर से एक साथ शुरू हो जाएंगे। तो पहला दिया 405 मिनट, 135 मिनट, 270 मिनट, 540, तो इसी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा 270 मिनट। तो ऑप्शन हमने 93 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 में एक आयताकार कार्यालय का फर्श 24.8 मीटर लंबा है और 16.5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, यदि फर्श बिछवाने की लागत 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो फर्श बिछाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि हमें जो आयताकार फर्श है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब उसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का जो फर्श बिछाने की जो कीमत है वो 12 रुपया है। तो कितने हमको क्षेत्रफल है उसका, उसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्षेत्र हमारी लागत आ जाएगी। तो फर्श का क्षेत्रफल क्योंकि कैसा है, आयताकार, आयताकार कोई फर्श है इस प्रकार का। ठीक, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल माने अंदर वाला भाग का जो घिरा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल है, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, आयताकार फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, लंबाई कितनी दी है, हमेशा सवाल को सॉल्व करते समय ये जरूर ध्यान देख लेना है कि जो लंबाई और चौड़ाई है वो सेम यूनिट है कि नहीं उनकी। कहीं पर मीटर दे दिया अगर और कहीं पर सेंटीमीटर दे दिया तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदले या मीटर को सेंटीमीटर, समान इकाई होना चाहिए दोनों की। ऐसा नहीं कि यहाँ मीटर दिया अगर सेंटीमीटर दिया है तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो मीटर यहाँ दिया गया है तो यहाँ भी देखो मीटर दिया गया है तो सही है, तो हमको चेंज नहीं करना है। तो 24.8 गुणित 16.5 ये इसका मान लीजिए क्षेत्रफल आ गया, इतना ये वर्ग मीटर हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। अब वर्ग मीटर इतना हमारा जी क्षेत्रफल तो आ गया। अब वो कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर में 12 रुपए का खर्च आता है, तो इतने में कितने का खर्च आएगा, तो खर्च या लागत, तो कुल लागत जो होगी, कुल लागत हो जाएगी 24.8 गुणित 16.5 गुणित 12, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो यहाँ 5 दूनी 10, जीरो आ रहा है इकाई के स्थान पर और 8, इसका मतलब है इकाई के स्थान पर जीरो आ रहा है, तो जीरो आ रहा है तो देखो यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन यहाँ नहीं होगा। अब बचे हमारे 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में देखते हैं गुणा करके, गुणा कर लेते हैं। और गुणा करने के बाद अगर हम देखेंगे जैसे बात इसमें 24.8 पहले इसका गुणा कर लीजिए, 12 पंचे 60 की 0, बरछंग 72 और 6 78, 12 कम 12 7 19, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो ये 0 हट गया। अब बचाइए, अब 8 64 हो गया है, इकाई का अंक देखो यहाँ क्या आ रहा है 64, क्या आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 12 पंचे 60 की 0, बरछंग 72 और 6 78 की 8, 12 कम 12 7 19। अब इसका आपस में गुणा करते हैं, अब एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा तो इसमें गुणा करेंगे 8 64, तो 64 आएगा तो दशमलव यहाँ दशमलव 4 आ रहा है, इसका मतलब क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो दशमलव 4 आना चाहिए। इसका मतलब देखो दशमलव 4 कहाँ पर आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमको दशमलव 4 मिल रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन सी हमारा यहीं पर मैच कर जाएगा। तो इकाई अंक अगर आप निकाल करके उसको करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आंसर है 49,4910.40, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, है ना। क्वेश्चन नंबर 95 हम लोग आगे सीखेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आराम से समझना है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो अच्छा है या नहीं है, कैसे आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिख दें, और कमेंट में जिससे कि हर एक कमेंट को हम जवाब देते हैं, देखते भी हैं कि किस ने कौन सा कमेंट हमारे उस यूट्यूब पर भेजा है, तो उसको हम उसका जवाब भी देते हैं, उससे बात भी करते हैं। मेरा नंबर भी आप लिख लेना, तो उसमें जो भी है। ठीक है, चलते सीखते क्वेश्चन नंबर
95। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है कि 9.09 की 77% यानी कि 77% का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। इसमें अनुमानित मान क्या होगा, यानी कि होल नंबर में कौन सा मान आएगा। तो 77% किसी का निकालना है तो सीधा सीधा क्या करना है आपको, इसमें मल्टीप्लाई करना 77/100। 77% का मतलब 77/100। अब 77/100 का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 67 के यानी कि 6.99 ये 3 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई जाएंगे 9×7 = 63 की 3, फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, करना चाहें तो ऐसे मान करके 0.09 ऐसे 7 7 है, 9×7 = 63, 63 का पूरा 63 लिख जाएगा, 7 9×7 = 63, फिर 9×7 = 63, फिर यहाँ फिर ये 63, 9×7 = 63, 9×7 = 63, फिर ये 3 6 3 9 6 3 9 6 3 9 और ये 6। अब इसका मतलब है कि 9 9 ये अगर ऐसा देखेंगे तो इतना आ रहा है। तो इसमें क्या है कि 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगाने का मतलब है 6 9 9.93 बटे 100। अब 2 अंक के बाद ये 100 हटेगा और डिवाइड होगा तो 6.99 ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस 9 को हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, इस 10 को एक हासिल इसमें आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसका एक यहाँ आ जाएगा, यानी कि ऑल ओवर 7 अगर देखें अनुमानित मान तो 7 आ रहा है। क्योंकि 9 5 से अगर कोई संख्या ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा, तो उसको हटा करके आगे जो होल नंबर में हम देखते हैं तो इसमें 8 तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि 6 है तो ये तो होगा ही, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा है क्या, फिर ये 7 ही तो बचा है। तो ऑप्शन हमारा 7 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, अभी आपने देखा था 95, अब देखेंगे 96 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 में, एक ट्रेन सुबह 9:15 बजे प्रस्थान करती है और दोपहर 1:45 पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, मतलब जहां उसको जाना था। यात्रा की अवधि कितनी होगी, यानी कि टोटल जो समय है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये 9:15 पे छूटी और बी स्टेशन पर वो जिसको जाना था जहां 1:45 पर पहुंची, तो ये जो दूरी तय की इसमें कितना समय लगा। अब देखिए 9:15 दिया गया है, तो अब इसमें 9:15 का मतलब है अगर इसमें हम 45 और जोड़ देंगे तो ये पूरा 10 बज जाएगा। तो 9:15 से देखो 9:15 से 10:15 1 घंटा पूरा आपने देखा होगा। 9:15 से कितना होगा 10:15 1 घंटा, 11:15 2 घंटा, 12:15 3 घंटा, ठीक, और 1:15 4 घंटा। तो 4 घंटे तो ये हो गया पूरा। अब ये 4 घंटे तो ये पूरा हो गया। अब चूंकि 45 है ये, तो 45 में 30 मिनट और ज्यादा है ना, 30 मिनट और ज्यादा है। इसका मतलब होगा कि ये 4 घंटे 30 मिनट में यहाँ तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ये 15 है, ये 45 लिखा है, ये 15, तो ये 4 घंटे 15 हुआ। अब इसमें 30 और जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा, यानी कि आधा घंटा और जोड़ देंगे तो ये 4 घंटे 30 मिनट का जो समय उसको मिला लगा वहां तक पहुंचने में, गंतव्य स्थान तक, तो 4 घंटे 30 मिनट में वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 95 का था वो सी ऑप्शन सही है। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। तो इसमें एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, उस पर थंबनेल लगाएं और शेयर करें, जिससे कि और भी जो आपके मित्र हैं, सहयोगी है, उन तक ये वीडियो जाएगा तो वो भी अपने क्वेश्चनों को आसानी से आंसर शीट से जो आई है उससे तो मैच किया ही है, तो उसमें कहीं डाउट है, तो अगर डाउट है तो कैसे वो क्वेश्चन आपका गलत है या सही है तो क्यों सही है, तो उससे आप इससे एक एक क्वेश्चन को मैच करते जाएंगे और उससे आप कॉन्फिडेंस से आप अपना जो प्रत्यावेदन देना है उसको भी आप दे पाएंगे। तो इसमें सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है इस वीडियो में। तो चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 97। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है कि एक वर्ग का विकर्ण 9√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनकी वर्ग का विकर्ण दिया गया है
उसका क्षेत्रफल पूछ दिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। इसमें जैसे विकर्ण दिया है, वर्ग में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये चीज हमको पता होना चाहिए। ये कोने पे अगर मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी और ये डी, ए भी 90 अंश का है। इसमें विकर्ण दिया गया है, ये विकर्ण, तो इसका मतलब है ये विकर्ण दिया है 9√2 सेंटीमीटर। अगर वर्ग की भुजा अगर हम ए माने तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। ये भी हमको पता होना चाहिए कि वर्ग ऐसा आकृति, 4 भुजाओं से बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश के हों। ठीक, अब अगर हम इस वर्ग को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, अगर इसको हटा देते हैं, मान लीजिए इतना हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या मिला, एक ट्रायंगल मिला। ट्रायंगल जिसकी लंबाई और ये चौड़ाई भी बराबर है। इसका मतलब है कि ये 90 अंश का है, तो ये इसके सामने का जो भुजा हुई वो हमारी कर्ण हुई और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। इसका मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन BC का वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब AC का 9√2 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा A वर्ग, ये भी A वर्ग, क्योंकि भुजाएं दोनों बराबर हैं, तो 2A वर्ग हो जाएगा। ये 9 का वर्ग होगा 81 और इसका अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 2। अब ये 2 यहाँ आएगा तो इससे 2 कट जाएगा, 81 गुणित 2 बटे ये 2 बराबर A स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो A स्क्वायर माने 81 आ गया। अच्छा देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है हमको पता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि ये भी ए भुजा है तो ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर जो होगा वही वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो ए का स्क्वायर माने 81 आया। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो ऑप्शन पहला दिया है 81 वर्ग सेंटीमीटर, कि 52 वर्ग सेंटीमीटर, कि 63 वर्ग सेंटीमीटर, कि 94 वर्ग सेंटीमीटर, तो पहला ऑप्शन हमको दिया गया है 81 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, इसका ये आपने सोल्यूशन इसको देख लिया है। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 98। क्वेश्चन नंबर जो 98 है, 0.125 रेशियो का साइन लगा है, 0.375 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप क्योंकि रेशियो में दिया गया तो इन दोनों को सरल करना है, तो सरल करना है तो जो दिया गया है रेशियो का मतलब है चाहे कोई संख्या जैसे 1/2 लिखा है, चाहे हम इसको 1:2 लिख दें, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक, ऐसी ये वाली संख्या लिखी हुई है, तो अगर 0.125 रेशियो 0.375 लिखा है तो हम यहाँ पर ये 0 लिखा है। अब 0.125 बटे 0.375, तो 3 अंक के बाद ऊपर दशमलव है, 3 अंक के बाद नीचे दशमलव है। दशमलव से अगर हम देखें, अगर यहाँ भी अगर 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दें और नीचे भी कर दें तब भी हमारा 125 बटे 375 आ जाएगा। चाहे मल्टीप्लाई कर दें चाहे ये दशमलव डायरेक्ट हटा देगा, समान है तो। अब इससे हम 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 5 7 35, 2 बचा और 5 25, और ये 25 एकम 25, 25 3 75, 1/3 आया, इसका मतलब 1:3 हो गया। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन एकदम सरल दिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी स्पीड जब बनती है सवाल सॉल्व करने की, तो ब्रेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा फॉर्मूले पे बेस होते हैं, तो थोड़ा ट्रिकी सवाल होते हैं, तो उनको हमको ध्यान देना है। तो जो क्वेश्चंस आपको एक बार में याद नहीं आ रहा है तो उसको आप भुला करके आगे बढ़ते जाइए, जिससे कि जो क्वेश्चंस ज्यादा आप अटेंड कर पाएं, फिर जो रह जाएं उसके बाद उसको दूसरे राउंड में उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया गया 2:3, बी ऑप्शन 1:2, सी ऑप्शन 1:3, डी ऑप्शन 3:1। इसका मतलब है ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, 1:3। ठीक है, चल हम सीखेंगे अगला क्वेश्चन जो है वो 99 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। एक व्यापारी 15 कापियां 270 रुपए में खरीदता है और प्रत्येक को 21 रुपए में बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 15 कॉपियां 270 रुपए में खरीदता है, तो 15 कॉपियां खरीदता है, कितने में खरीदता
है 270 रुपए में, ठीक। तो 15, अब 15 कॉपियां को अगर 21 के हिसाब से बेचेगा, एक कॉपी 21 रुपए की, क्योंकि प्रत्येक कॉपी 21 है, तो बेचता कितने में? तो 15 कॉपियां का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य जो होगा ये क्रय मूल्य हो जाएगा। 15 कॉपियां थी तो 15 को 21 के हिसाब से बेच रहा है, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 31, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 315 रुपए में वो बेच देता है। अब इसका मतलब है कि उसने जो 315 रुपए में बेचता है तो उसका जो लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 315 में से 270 घटा देंगे। अब घटाएंगे तो कितना बचा? ये 3 एक की मानी 11 में 7 4 11, 45 रुपए का उसको लाभ होगा। अब 45 रुपए का लाभ किस पर होगा? आपकी जो 270 पर जो उसने लागत लगाई थी, अंकित जो उसने क्रय मूल्य पर, तो कितने परसेंट होगा? यानी कि 270 में 45 रुपए मिलते हैं, यानी कि 45 परसेंटेज निकालना है, तो 45 बटे 270 गुणित 100 कर देंगे, 0 से 1 0 काट देंगे। अब 3 बचे 15, 3 45, 3 में 27, 3 3 9, 3 बचे 15, 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 बटे 3। अब 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा, 6 18, फिर 2 बचा, फिर 6 18, फिर 2 बचा, फिर 6 18, फिर 6 18, ऐसे आता रहेगा। इसका मतलब 16.67 इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा जो आंसर आ गया, तो पहला ऑप्शन दिया है 18% और 16.67%, 15%, 12%, यानी कि ये जो आया है ये परसेंटेज आया, लाभ प्रतिशत। यहाँ पर क्या आया है? ये लाभ प्रतिशत आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है, 16.67%। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 100, है ना। एक एक क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है, आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व देखते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 100। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 100। 3 बत्तियां क्रमशः, देखो पहले भी ऐसा क्वेश्चन था जो एक आपकी जो उत्पादन थी वो इतने अंतराल में स्टार्ट हो रही थी, उसी प्रकार का ये भी है। 3 बत्तियां क्रमशः 4.2 मिनट, 5.6 मिनट, 8.4 मिनट के अंतराल पर झपकती है। यानी कि जैसे आपने कोई लाइट दिखती है एकदम झपकती है, फिर ऐसे ऐसे, तो ये झपकती है के अंतराल पर झपकती है, तो वे फिर से एक साथ कब झपकेंगी? जैसे आंख की पलक काफी झपक जाती है फिर खुल जाती है, तो वो एक अंतराल है। तो 4.2 मिनट, अगर एक बत्ती इतने पर झपकती है, फिर 5.6, 8.4 मिनट के अंतराल पर झपकती है, तो फिर एक साथ कब झपकेगी? जब एक साथ ऐसे हो, या घंटियां इतने अंतराल पर बजती है, फिर उनको एक साथ कब बजेगी? तो एक साथ बजाने के लिए आपको क्या करना है? लासा निकालना। तो अब देखिए हमारे पास क्या 4.2, ये भी संख्या दशमलव में है, 5.2 और 8.4, इसको हम लिख सकते हैं 42/10, इसको लिख सकते हैं 56/10, इसको लिख सकते हैं 84/10। अब ये हमको फ्रैक्शन में आपको दशमलव हटा करके आपने हमने बताया था कि आप भिन्न में बदल लेंगे। अगर अब ये भिन्न में है तो भिन्नों का लासा जब हम निकालते हैं, हमने आपको बताया था कि भिन्नों का जो लासा निकालते हैं, भिन्नों का लासा जब निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? अंश का लासा निकालते हैं, अंश का लासा निकालते हैं और हर का मासा निकालते हैं, हर का मासा निकालते हैं। अगर भिन्नों का मासा निकालना हो तो फिर अंश का मासा, हर का लासा निकालते हैं। क्योंकि इस सवाल में भिन्नों का लासा निकालना है, इसलिए अंश का लासा, हर का मासा निकालेंगे। तो इसका मतलब है लासा का मतलब 42 और 56 और 84, इनका हम फैक्टर विधि से आपका निकाल लेते हैं, चाहे डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे, तो बात एक ही है। इसमें देखिए अगर हम 21 का करेंगे, 7 के 21 दूनी 42, 2 3 6 7 6 7 42, 7 6 42, 28 दूनी 56 होता है, 28 दूनी 56, 7 चौक 28, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8
8 सते 56 हो जाएगा। अब 84 है तो 21 चौको 84 होता है। इसका मतलब है कि जो 21 चौको 84 तो 2 दूनी 4 या 12 बरसते 84। अब इसमें देखो 7 सब कॉमन है तो इसको हम 7 यहाँ उतार देंगे। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें ये दिख रहा है देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 वाला सबसे ज्यादा घात है ये वाली, तो इसको 2 की घात 3 उतार लेंगे और ये एक 3 यहाँ आ जाएगा, इनकी ये 8 हो जाएगा। तो ये 8 गुणित 3 गुणित 7 तो 7 तिया 21, 8 गुणित 21 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 168 हो गया। तो इनके अंश का जो लासा आया वो 168 आ गया, 168 आ गया। हर का मासा कितना है, सब में 10 10 है तो नीचे 10 कर देंगे तो इसका मतलब 16.8 हमारा इनका आपका क्या हो जाएगा। ये एक बार इतने मिनट बाद फिर से पुनः झपकेगी क्या बत्तियां, ठीक है। तो एक में 14.5 मिनट, 16.8 मिनट, 20.4 मिनट, 28.6 मिनट जो आपको दिख रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी 16.8 मिनट इसका आंसर सही होगा। तो अब चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित की करें 17/18, 29/30, 23/24, 19/20। अब इसमें क्या है कि 2 तरीके होते हैं कि या तो आप हर को सेम कर लीजिए समान करके, तो जो अंश को जो संख्या अंश बड़ी होगी वो छोटी होगी उसके अनुसार आप व्यवस्थित कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि इनको दशमलव में बदल दें, दशमलव में बदल करके भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 17/18 है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करते हैं दशमलव लगा करके तो क्या होगा, ये 0.944 ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं 19/2 को, 19/20। 19/20 में हम ये देखेंगे जब हम 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 0.28 और 2 पंचे 10 एक 0 और मान लीजिए तो ये 0.950 हो जाएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है कि ये 0.94 है, ये 0.95 है। इसका मतलब है ये वाली संख्या इससे बड़ी होगी, 17/18 से ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो चूंकि यहाँ पर हम पहले ऑप्शन में देख रहे हैं कि 19/20 17/18 से छोटी तो है नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये वाली छोटी होगी, जबकि इसमें कह रहा है बड़ी है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये देख रहे हैं कि 19/20 अगर 29/30 देखते हैं, 29/30 में अगर डिवाइड करें, अगर 29/30 को डिवाइड करते हैं तो तिछंग 27, 2 बचा, तिछंग 18, फिर तिछंग 18 है ना, ऐसे कुछ आएगा। इसका मतलब है कि 29/9 19/20 से बड़ी है क्योंकि 9.5 हो रहा है, ये 9.6 हो रहा है। तो ये जो चूंकि जब ये कह रहा है कि 29/30 19/20 से ये छोटी है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक। ये 2 ऑप्शन चले गए। अब यहाँ पर देख लो, अब 29/30 इससे बड़ी है तो 23/24 में कंडीशंस क्या है, 23 अब चूंकि यहाँ पर 17/18 19/20 तो बड़ी आ रही है तो ये ऑप्शन तो दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब यही वाली संख्या हमारी सही हो जाएगी। ऑप्शन जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है ऑप्शन जो 101 का है वो कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे आप दो संख्याओं का अगर मैच कर निकाल लेते हैं, तीसरी संख्या को भी अगर करा देते हैं बस चौथी संख्या अपने आप सही हो जाएगी, है ना। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है कि 600 रुपए की राशि पर 4 वर्षों के लिए 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की गणना करना। सिंपल सा फॉर्मूले बेस है क्वेश्चन से, आराम से आप लगा सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट माने साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण जो ब्याज होता निकालेंगे
ब्याज बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज में क्या होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ये फॉर्मूला होता है। अब मूलधन का मतलब जो राशि आपको दी गई, ये राशि आपको 600 रुपए, गुणित दर कितनी है, जहां प्रतिशत का साइन लगा हो वो दर होगी। समय कितना दिया गया, समय प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज करना है, समय दिया है 4 वर्ष, 4 का और मल्टीप्लाई करेंगे बटे 100। अब 2 से ये 2 जीरो ये कट जाएंगे, अब ये 2 से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचा, ये 6 बचा, ये 7 बचा, ये 4 बचा। अब देखो 6 चौको ये 7 चौक 7 छंग ये 42 हो जाएगा, ये गुणित 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, कितने 600, 168 रुपए जो आपका ब्याज निकला साधारण ब्याज, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला दिया 126, 200, बी ऑप्शन 212, सी ऑप्शन 318 और डी ऑप्शन 168 रुपए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 168 रुपए हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। चलते हैं अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। एक शुद्धिकरण संयंत्र 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है, यदि यह 3 घंटे चले तो कुल कितना पानी भरेगा, यानी कि प्यूरिफायर होगा वाटर का। तो 12 मिनट में 18 लीटर भरता है, तो 12 मिनट में भरता कितना है, 18 लीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में भरता है 18 बटे 12 लीटर, ठीक है, कितना भरेगा। अब क्योंकि वो 3 घंटे चला है, तो 3 घंटे में 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं, इसलिए 3 घंटे बराबर 3 घंटा बराबर 3 गुणित 60, यानी कि 36 18 180 मिनट। तो चूंकि 1 मिनट में भरता है 18 बटे 12 लीटर, तो 180 मिनट में, यानी कि 180 मिनट में कितना भरेगा, भरता है 180 मिनट का मतलब 3 घंटा में भरेगा 18 गुणित 180 बटे 12। अब देखो 6 18, 6 दूनी 12, 2 9 18, यानी कि 90 कट जाए, यानी कि 3 गुणित ये 90 आया, तो 90 आया 9 तिया 27, यानी कि 270 लीटर पानी वो 3 घंटे में भर देगा। तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन है 270, यानी कि 270 जो लीटर पानी है वो आपका 3 घंटे में भर के आ जाएगा। पहला ऑप्शन 270, बी ऑप्शन 240, सी ऑप्शन 255, डी ऑप्शन 300 है। तो हमारा पहला ऑप्शन सेम मैच कर गया, किया गया, तो ये 270 लीटर पानी वो 3 घंटे में भर देगा। तो अब चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 104। क्वेश्चन नंबर 104 में इम्पोर्टेंट है, कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2000 को रविवार था, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। क्योंकि हमको ये पता है कि कोई भी साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन कैसे होते हैं, समान होते हैं। यानी कि अगर 1 जनवरी को अगर संडे होगा तो 31 दिसंबर को भी संडे होगा। यानी कि 1 जनवरी अगर साधारण वर्ष का मतलब है, जैसे 2023 इस प्रकार के जो 4 से विभाजित पूरा ना हो। अगर लीप वर्ष है, यानी कि जैसे सन 2002, 2004, 2006 या 2000, तो ऐसे वर्ष लीप वर्ष है। तो ऐसे जब लीप वर्ष होता है और लीप वर्ष में दिन जो होते हैं वो 366 होते हैं, जबकि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या जो होती है वो 365 होती है, ठीक। तो इसमें 1 दिन आगे बढ़ेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर को शनिवार से 1 दिन आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि 1 दिन आगे होगा, 1 दिन
आगे जाएगा, आगे होगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि शनिवार अगर था तो 31 दिसंबर को सन 2000 को, चूंकि लीप वर्ष है इसलिए ये दिन रविवार होगा। ठीक है, सिंपल सा है, केवल आपको पता होना चाहिए था कि ये मतलब लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 105। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105, एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। यानी कि एक कोई डिब्बा है और इसमें देखो देखने को मिल रहा है कि भुजाएं अलग अलग है। तो एक कोई घनाभ के आकार का डिब्बा है ना, कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होती है, अलग अलग होती है। यानी कि कोई अगर इस प्रकार का कोई डिब्बा बना हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है, अलग अलग है, इस प्रकार का कोई डिब्बा बना है। तो कोई डिब्बा है इसमें दो 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 यानी कि एक घनाकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो वो घन के आकार का हो गया। कितने घन इस डिब्बे में रखे जा सकते हैं, इसका मतलब है कि इसका जो आयतन होगा, तो जो उस आयतन को अगर हम इस घनाकार एक घन के आयतन से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें कितने घन रखे जा सकते हैं, उसमें कितनी जगह होगी। तो घनों की जो संख्या होगी, घनों की जो संख्या होगी, संख्या में क्या करें, कैसे निकलेगी कि 10 गुणित 6 गुणित 4 में हम 2 गुणित 2 गुणित 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 गुणित 3 गुणित 2, तो ये हो गया 3 दूनी 6 पंचे 30। यानी कि संख्या कितनी आ गई हमारी 30। सिंपल सा है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। कोई चीज अगर हम किसी चीज में रखेंगे तो उसके आयतन का हमको पता होना चाहिए कितने उसमें हम रख सकते हैं, क्योंकि उसमें रखना है ना। क्योंकि अगर आयतन पता होगा तभी उसकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वो आंसर निकल पाएगा, उसका कितने घन रखे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन ये 120, बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 60, डी ऑप्शन 15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जो डिब्बा था उसमें 2/2 2 गुणित 2 गुणित 2 वाले जो घन है वो 30 घनों को रखा जा सकता है, क्योंकि जब हम करेंगे तभी आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि अभी 105 क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। चलते सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। 106 में क्या है कि 6,400 रुपये 9% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जाती है। देखो साधारण ब्याज टॉपिक से, साधारण ब्याज से जो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और अब ये दूसरा क्वेश्चन 106। साधारण ब्याज के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि हमने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट माने साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यहां से निकाल लेते हैं। अब साधारण ब्याज में क्या है, साधारण ब्याज के लिए क्या करेंगे, मूलधन कितना है आपका, इस पर 6,400, दर कितनी है, जहां प्रतिशत का साइन लगा है वो दर होगी, समय कितना है 3 वर्ष, 3 यहाँ लिख देंगे, बटे 100। ये आपका बटा 100 आ जाएगा। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचा 64, और ये हो जाएगा 9 तिया 27, इनका आपस में, तो ये क्या मिला 7 चौको 28। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 8। तो देखो कहीं पर 8 आ रहा है इकाई का अंक, देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ 0, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब यही तो बचा हमारा। तो इकाई का अंक से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि ये इकाई का अंक अगर मैच कर रहा है तो वही आंसर आ जाएगा। वैसे भी अगर आप करेंगे 7 चौको 28 की 8, हासिल 2 और 7 छंग 42, तो 2 44, फिर 2 चौको 8, 2 2 छक ये 12, ठीक, ये हो जाएगा 8, 8 4 12 की 2, 4 2 6 और 1 7 और 1 1728 आ गया। तो इकाई का अंक भी निकाल सकते हो, गुणा करके आप निकालेंगे तब भी, लेकिन गुणा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इकाई का अंक निकाल करके मैच करा लीजिए आंसर।
तो आपकी इकाई का अंक हमारा 8 आ रहा है, तो देखें कि इकाई का अंक कहाँ 8 आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिक की सवाल आराम से निकाल सकते हो। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 107। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107। 107 में क्या है कि एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.25 और 2.25 घंटे पढ़ता है और छठवें दिन क्या करता है, वो विश्राम करता है, यानी कि विश्राम कर आराम करता है, पढ़ता नहीं है। लेकिन जो औसत जो होता है, जैसे एक परिवार में भले ही 5 लोग कमाते हो और 6 लोग, तो औसत अगर आय देखी जाए तो वो 6 में ही 5 लोगों की डिवाइड करके ही माना जाएगा, 6 से डिवाइड किया जाता है। औसत का मतलब है सभी में समान डिवाइडेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो औसत होता है। तो इसका मतलब है कि 5 दिन तक 1.75 और 2.5, तो 5 दिन तक कितने घंटे पढ़ता है, तो 5 गुणित इन दोनों का, जितने 1 घंटे 75 मिनट ये पढ़ा और 2 घंटे 25 मिनट ये पढ़ा, यानी कि 1.75, तो एक दिन में कितना पढ़ा वो निकालते हो, 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 दिन का होगा 5 5 10 की 0, 7 2 9, 1 10 की 0, 2 2 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम देखा गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, यानी कि 5 दिन में वो 20 घंटे पढ़ा, 5 दिन में 20 घंटे पढ़ा, लेकिन छठवें दिन वह सो गया। तो औसत क्या होगा, औसत माने औसत निकालेंगे कुल समय बटे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। अब इसमें क्या है, अब कुल समय कितना है आपका, 20 घंटे पढ़ा उसने, कितना पढ़ा 20 घंटे, कितने दिन, दिन 6 दिन, छठवें दिन सोया था ना, तो कुल टोटल 5 दिन पहले और छठवां 6 से डिवाइड करेंगे। अगर हम ये 10/3 कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 1 बचा, फिर 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर 3 3 9। इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि 3 दशमलव आपका जो आंसर आ रहा है वो 3 3 आ रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए सही होगा। कौन सा सही होगा, ए। आप लोगों ने भी आंसर सही निकाला है, बहुत बढ़िया निकाला है। तो अब चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है कि इसमें दिया गया है कि भारत की राज्यवार जनसंख्या और साक्षरता के आंकड़ों को दर्शाने वाली तालिका जनगणना 2011 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि इस जो जानकारी दी है कि राज्य दिया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इनकी जो जनसंख्या है मिलियन में वो 199.8 मिलियन, 112.4 मिलियन महाराष्ट्र की है, बिहार की 104.1 मिलियन, 91.3 मिलियन, 72.6 मिलियन। क्योंकि क्वेश्चन की थ्योरी इतनी ज्यादा थी इसलिए बोर्ड पर लिखने में समस्या आई, इसलिए जो थ्योरिकल सब पार्ट है वो हम इससे आपको पढ़ के दिखा रहे हैं क्वेश्चन से। और जो चीज डाटा दिया गया है वो हमने आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चंस में दिया गया में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यों के किस जोड़े की साक्षरता दर 70% से अधिक और जनसंख्या 100 मिलियन से कम है। यानी कि जब हम डाटा देखेंगे इसमें तो 100 मिलियन से कम जनसंख्या वाले को देखें, क्योंकि ये जनसंख्या 100 मिलियन से ज्यादा है, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ दोगे, यहाँ भी छोड़ देंगे, ठीक। 100 मिलियन के इसको ले नहीं सकते। अब इसका मतलब बचे 2 राज्य, इनके पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में ही 100 मिलियन से कम जनसंख्या है और यहाँ पर हम देख रहे हैं 70% से ये ज्यादा है, 70.6 है, ये 76.3 साक्षरता दर इसकी है। तो इसका मतलब है 2 ही जो क्वेश्चन के आंसर के अनुसार हमको 2 ही आपको राज्य मिल रहे हैं, पहला पश्चिम बंगाल और दूसरा है मध्य प्रदेश, ये 2 राज्य। अब इसमें ऑप्शन में हम देख लेते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये नहीं होगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो इसमें पश्चिम बंगाल है, इसमें मध्य प्रदेश है, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये जो सी ऑप्शन हमको दिख रहा है ये वाला, ये 2 राज्य होंगे जो जिनकी जनसंख्या आपकी 100 मिलियन से कम
और साक्षरता आपकी देखने को मिल रही है। 100 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जो साक्षरता है उन राज्यों को हमको जिनकी जनसंख्या 100 मिलियन से कम है। तो इसमें यही बताया गया था कि 70% से अधिक जनसंख्या 100 मिलियन से कम, यानी कि साक्षरता जो है 70% से अधिक हो और जनसंख्या 100 मिलियन से कम हो। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बी और सीएफ केंद्रक जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। इनकी गणित की भाषा में प्रतिच्छेद कहते हैं और आप अपनी भाषा में कह सकते हैं एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज एजीबी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। पहला ऑप्शन दिया है 24 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 18 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें हमें क्या है, एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी। एक त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, ठीक है। एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। कोई त्रिभुज है। माध्यिका क्या होती है? उसके शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर जहां मिडिल पॉइंट है यहाँ पर डालते हैं तो ये यहाँ पर एक माध्यिका, तो ये होगा ए डी। और यहाँ से इसके यहाँ खींचेंगे तो ये हो गया बी से बी ई, और सी से खींचेंगे तो ये हो जाएगा सी एफ, ये हो गया एफ बिंदु। यहाँ पर ये, अब जो यहाँ पर एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? ये केंद्रक जी पर। अब इसमें ध्यान से देखना है, प्रतिच्छेद करते हैं। तो यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है, यानी कि पूरे का क्षेत्रफल ये दिया गया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो त्रिभुज एजीबी का मात्र बताइए। तो इसमें आप देखो ए जी बी का पूछ रहा है, तो एक त्रिभुज तो ये हो गया। इसमें देखा जाए तो एक ये है और एक ये है और एक ये वाला है, यानी कि 3 त्रिभुज का निर्माण हुआ है। एक हुआ है ए जी बी और एक हुआ है ए जी सी और एक हुआ है बी जी सी। इन तीनों में से किसी का भी क्षेत्रफल पूछे, यानी कि पूरा एक क्षेत्रफल जो दिया गया है त्रिभुज का वो 3 भागों में डिवाइड हो गया है ना, और इक्वल पार्ट में, क्योंकि ये माध्यिकाएं जो दी गई हैं ये यहाँ से इसके मध्य बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये इसके मध्य बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। तो इनका जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो भी त्रिभुज का है, अगर हम देखा जाए ए जी बी का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/3 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि 1/3 का मतलब 1/3 इंटू 72, इसके डिवाइड कर दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होगा कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ए बी जी का, ए जी और बी, ए जी बी का इस वाले का क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल ये आपका पूछ रहा है। चाहे इसका पूछे, चाहे इसका पूछे, चाहे इसका, उस तीनों का लग बराबर ही होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 18 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर डी दिया है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। यदि 5 अप्रैल 2030 शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2031 को कौन सा दिन होगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि 5 अप्रैल 2030 से लेकर के 2031 में का पूरा एक वर्ष हो रहा है, और एक वर्ष में का मतलब 365 दिन होंगे। तो 365 दिन है तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष होगा। तो चूंकि एक साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? दिन होते हैं 365। ठीक, 365 में अगर हम 7 का भाग देंगे, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14 प्लस 1 दिन, इसका मतलब ये होगा कि ये 52 सप्ताह होंगे। कितने होंगे? ये 52 सप्ताह और एक दिन होगा, एक दिन ज्यादा होगा। इसका मतलब ये होगा कि 52 सप्ताह में जो दिन आपको दिया गया है शुक्रवार, पहला यहाँ पे देखिए शुक्रवार दिया है, तो इसका मतलब है कि उसमें एक दिन हम क्या करेंगे कि उसमें एक दिन जोड़ देंगे आगे। जब एक दिन जोड़ देंगे शुक्रवार में तो अगला दिन कौन सा पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा। तो निश्चित है कि जो 2031 में कौन सा दिन होगा वो हमारा बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, शनिवार होगा। कौन सा दिन होगा? शनिवार।
ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है, कैलेंडर से संबंधित जो वीडियो है, हमने पूरा कैलेंडर को एक अलग से वीडियो को में हमने पढ़ाया है। पूरा एक एक डेट, कैसे हम डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, कैसे हम दिन निकालते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो सारे क्वेश्चन लोग सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम केवल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए अगर आपको पूरा डिटेल देखना है तो आप वीडियो पे जा करके और उसको यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसको लाइक और शेयर करें जरूर, जिससे कि आप तक जो भी वीडियो हम बनाते हैं कैलेंडर से रिलेटेड, घड़ी से रिलेटेड, वो समय से रिलेटेड हैं, तो सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 111। 111 में क्या है कि 4368 में भाग 16 का भागफल क्या होगा। तो ये सिंपल सा सवाल है, कक्षा 5 का सवाल है, मान के चलिए छोटे बच्चों का सवाल है, लेकिन प्राइमरी लेवल पर क्योंकि टेट है तो सिंपल से कुछ सवाल दिए हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको देखना है कि जैसे अगर आप 4368 में अगर आप भाग देंगे अगर 16 का, कितने का, 16 का, एक तो डायरेक्ट ये सवाल है कि आप डायरेक्ट भाग दीजिए, या फिर इसको सिंप्लाई कर लीजिए डिवाइड करके। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, दुर्गट 16, 2 चौको 8, दुर्गट 16, फिर काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 नम 18, है ना, और 2 दूनी 4, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से काट, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, तो ये 2 एकम 2 कट गया पूरा। तो ये आप डिवीजन से आप डायरेक्ट, अगर आपको भाग नहीं देना है तो आप पहले इसको सिंप्लाई कर लीजिए। तो आपको लास्ट में क्या कितना मिला, 273 मिल गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा है कि 273 कौन सा है, पहला ऑप्शन हमको मिला है 273, ये ऑप्शन ये सही होगा। बी ऑप्शन 283 दिया, 263 दिया, 253 दिया, 273 आपका कौन सा, पहला सही है, इसलिए ये आपका सही होगा, है ना। तो चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112 में क्या है कि एक सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटे में 96 हेक्टेयर कृषि भूमि का मानचित्रण करता है। यदि ड्रोन समान गति से कार्य करता है रहे तो 21 घंटे में वह कितना हेक्टेयर भूमि का मानचित्रण करेगा, यानी कि उसका चित्र बना करके आपको दे देगा। तो इसका मतलब है कि देखो 8 घंटे में 96 हेक्टेयर करता है, आपको ध्यान देना है यहाँ कितना, ध्यान लिख दीजिए घंटा और यहाँ पर हेक्टेयर, ठीक है। तो 8 घंटे में 96 हेक्टेयर करता है और 21 घंटे में वह कितना करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपको 8 घंटे में अगर ये कर रहा है, अगर आप ऐसे करना चाहें तो आपको क्या करना है कि जो इसमें क्या होगा कि अगर 8 घंटे में, वैसे एक एक नियम से समझ लीजिए, 8 घंटे में 96 करता है तो 1 घंटे में 96/8 करेगा और 21 घंटे में कितना करेगा, 96 गुणित 21/8। तो इसमें प्रतिलोम है, तो इसका मतलब यह है कि इसको अगर हम करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, आपका 8/21 बराबर आपका क्या हो जाएगा 96/x। तो इसमें क्या त्रिया गुणा कर देंगे तो 21 गुणित 96 बराबर 8 गुणित x, और x बराबर हो जाएगा 21 गुणित 96/8, तब भी ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर काट दीजिए कि देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 के 96, 8 एकम 8 कट गया, तो ये कितना बचा 12 गुणित 21। अब गुणा कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, कितना आ गया 252 हेक्टेयर भूमि का जो चित्र है वो आपको दे देगा। तो देखो पहला ऑप्शन दिया 262, बी ऑप्शन 240, सी ऑप्शन 252, डी ऑप्शन 276। इसका मतलब है हमारा सी ऑप्शन मैच कर गया है, 252 हेक्टेयर जो भूमि का जो मानचित्रण वो आपको 21 घंटे में करके दे देगा, है ना। सिंपल सा सवाल था, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कठिन नहीं आए इस बार, लेकिन एक दो क्वेश्चन थे जो कि टिपिकल थे,
कठिन थे, लेकिन वो ब्रेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन 113। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कि 113 में क्या है कि 7,500 रुपए की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, प्राप्त राशि को फिर 2 वर्षों के लिए उसी दर पर पुनः निवेश किया जाता है, तो अंतिम राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि लास्ट में कितनी राशि आपको मिलेगी। पहला ऑप्शन दिया गया है 10,788, बी ऑप्शन 9,000, सी ऑप्शन 9,100 और डी ऑप्शन 9,698। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हम एक ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले जो इसमें सबसे पहले क्या है कि हमें 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा, क्योंकि साधारण ब्याज दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की बात हो रही है ना, साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो साधारण ब्याज हम पहले ये देखेंगे कि 3 वर्ष में उसको कितना साधारण ब्याज मिल रहा है, यानी कि सिंपल एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू और रेट आर और टाइम टी अपॉन 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन हमारा था 7,500, ठीक, दर कितनी है 8%, समय कितना दिया है 3 वर्ष बटे 100। इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 75 बचा और ये हो गया 8 गुणित 3। अगर आप देखेंगे 8 40 की, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें 8 40 की 0, 8 7 56 और 4 हो जाएगा 60 गुणित ये 3, तो 3 18, तो ये 1,800 रुपए हमारा ब्याज आ गया। क्या आ गया, ब्याज। अब अगर ये ब्याज आ गया तो हमारा जो मूलधन होगा अगले 2 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष के लिए जो मूलधन होगा, मूलधन का मतलब है कि जो पहले आपका जो मूलधन था वो प्लस ब्याज जोड़ देंगे, तो वो मिश्रधन अगले 2 वर्ष के लिए ही वो मूलधन कहलाएगा। तो इसका मतलब है 7,500 में 1,800 रुपए और जोड़ देंगे, 1,800। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 13 की 3, 7 और 1 8 और 1 हो गया 9, यानी कि 9,300 रुपया अगले 2 वर्ष के लिए वो निवेश करेगा। अब अगले 2 वर्ष के लिए निवेश करेगा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि दर वही है, दर 8% है, लेकिन समय 2 वर्ष है, तो उसका हम 2 वर्ष का जो ब्याज निकलेगा वो निकालेंगे, तो जो ब्याज 2 वर्ष का आएगा उसको हम 9,300 में जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखें, अब साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज फिर से, तो ये हो जाएगा 9,300 गुणित दर आपकी वही है 8%, दर सेम है क्योंकि इसमें 2 वर्ष के लिए क्या कह रहा है, प्राप्त राशि को फिर से 2 वर्ष के लिए उसी दर पर पुनः निवेश किया जाता है, सवाल में कह रहा है। तो उसी दर का मतलब है 8, वही दर, समय हो जाएगा 2 वर्ष बटे ये 100 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। तो देखो 93 गुणित ये कितना बचा है 8 गुणित ये 2। अब इसमें हम गुणा करते हैं, तो हम 8 3 24 की 4 और 8 9, अगर हम इकाई का अंक देख 8 3 24 की 4 और 8 9 72 और 2 74, ठीक है, गुणित 2 और 2 से गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, तो कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 14,888 रुपया जो हमारा क्या है ब्याज आया ही। अब ये जो ब्याज है ये कहाँ इसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि यही तो मूलधन था, तो वो कह रहा है अंतिम में कितनी राशि होगी, तो वो जो यानी कि मिश्रधन कितना होगा, तो इसमें हम जोड़ देते हैं, अगर 13,300 में 14 कितना मिलेगा 8 8 4 3 7 9 1 10, तो कितना मिल रहा है 10,788 रुपये हमको अंतिम राशि हमारे पास होगी। तो पहला ऑप्शन दिया है 10,788, 9,000 ये हमारा दिया गया था ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन हमको मिला है 10,788। बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट से रिलेशन क्वेश्चन था, आपको 2 बार लगाना था ये क्वेश्चन। कक्षा ये मान कीजिए आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है वो कक्षा 6 का सवाल है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन से दिए गए हैं। जो हमने वीडियो और डाले थे उनमें भी इस प्रकार के हमने सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ाया है उसमें भी हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को लिया था। तो जो वीडियो देखे हैं तो निश्चित है वो सवाल को कर लिए होंगे। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114 में क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है,
सिंपल सा है, डाटाबेस क्वेश्चन है। वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक भारत के गेहूं उत्पादन और निर्यात से संबंधित दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। अब प्रश्न क्या है इनका, तालिका ये दी गई है, यानी कि वर्ष 2018, 19, 20, 21, 22 दिया है। उत्पादन 102.2, 103.6, 107.9, 109.6, 106.8। यहाँ दिया है निर्यात में 1.48, 2.17, 2.15, 7.24, 8.79। ये आपकी तालिका दी। क्वेश्चंस में दिया गया है, क्वेश्चंस में ये दिया गया कि इसमें देखो क्या दिया है, दी गई अवधि में किन दो लागत वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। कमी पूछ रहा है कि जो लगातार वर्ष हैं किसमें कमी आई है। अगर हम 18 की बात करें तो 18 में 102.2 था, तो 19 में कितना हो गया 103.6। इसका मतलब है ये वृद्धि हुई है, इसमें कमी नहीं हुई है। तो ये 18, 19 तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब 19, 20 देखो 103 था, 103.6 था, और 2020 में 107.9 हो गया, यहाँ भी वृद्धि हुई है। इसका मतलब 19, 20 भी नहीं होगा। अब 21 और 22 देखो, अब 20, अब इसके बाद 21, 22 में 109.6 था और 22 में 106.8 हो गया। यहाँ पर कमी आई है क्योंकि 109 था, 106 हो गया, तो 21, 22 में कमी हुई है। तो उत्पादन में कमी लगातार 2 वर्ष में, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये आपका देखने को हमको मिल रहा है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 20-21 में अगर हम देखेंगे 20-21 में भी 103 था, यहाँ 107 हो गया, तो ये भी वृद्धि हुई। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको देख कर के क्वेश्चन में टिक लगाना चाहिए था। वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से। प्राइमरी लेवल का जो यूपी टेट हुआ है तो आपका सेकंड शिफ्ट में 3 जुलाई को, तो उसका सॉल्व हम लोग कर रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन को मिलाते जाइए। अगर आपको कहीं पर ये लगता है कि हमारा क्वेश्चन आंसर शीट में कहीं पर कोई अगर आयोग ने कहीं पर मिस्टेक की है तो उसका आप प्रत्यावेदन आप दे सकते हैं। तो सुनने में आ रहा है कि एक लास्ट डेट 14 या 15 तारीख जुलाई थी, तो उसमें देख लीजिए कि उसको आप तुरंत भेज दें मैच करके, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन है उसका आपको नंबर मिल पाए, ठीक है। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये ब्रेकिंग क्वेश्चन है कि अगर कोई स्पीड बना के चल रहा है कोई प्रतिभागी, तो उसका इसमें थोड़ा टाइम लगे और देखेंगे क्वेश्चन को। तो वैसे हमारे अनुसार हमको, तो अगर हम वैसे तुक्का लगाना चाहें तो 11 दिया है, यहाँ 10 दिया है, ये सब होल नंबर दिए है ना। केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है 10.625, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, तो इसमें हम टिक लगा देंगे। लेकिन ये ऑप्शन कैसे सही होगा, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा बी ऑप्शन कैसे सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अनुसार फिर हल करेंगे। एक त्रिभुजाकार एक बोर्ड है, यानी कि कोई वो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के आकार का एक बोर्ड बना हुआ है इस प्रकार का, ठीक है। एक त्रिभुज है, एक कोई लकड़ी का बोर्ड होगा या कुछ भी होगा, एक बोर्ड बना हुआ है, ठीक। इसमें 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं हैं। कोई सी भी आप, ये मान लीजिए 9 है, ये आपकी 10 है और ये 17 है, ठीक, सही है। अब इसमें कह रहा है कि एक वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर के जा रहा है, यानी कि एक वृत्त है ऐसे जा रहा है, इन तीनों के शीर्षों से होकर के ऐसे मिल रहा है, तो इसका केंद्र कहीं होगा मान लीजिए। अब इसका मतलब ये होगा, अब वो जब कोई त्रिभुज किसी वृत्त के शीर्षों के से होकर के गुजरता है तो उस वृत्त को कहते हैं परिकेंद्र, उसके केंद्र को। अब इसकी त्रिज्या निकालना है, तो वो कह रहा है त्रिज्या बताओ यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होगी, चाहे ये वाली निकालो चाहे ये निकालो, त्रिज्या तो सब बराबर होती है वृत्त की। इसमें अब आपको क्या है कि जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स इंटर तक पढ़ते हैं तो थोड़ा मैथमेटिक्स, क्योंकि परिकेंद्र की त्रिज्या अंतः केंद्र की त्रिज्या ये निकालने के लिए अगर कोई त्रिभुज की भुजाएं दी है तो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। जैसे a बराबर हमारे पास 9 है, b बराबर 10 है और c बराबर c भुजा 17 है। तो इसमें परिकेंद्र की जो त्रिज्या होती है, अगर हम देखेंगे परिकेंद्र की त्रिज्या
जैसे कैपिटल आर से हम प्रदर्शित करते हैं उसे बोलते हैं ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। यहाँ डेल्टा क्या है? ये क्षेत्रफल है, किसका है? त्रिभुज का। डेल्टा को बोलते हैं ये क्षेत्रफल। अब इसका मतलब इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और चूंकि ये अलग अलग भुजाएं हैं तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये डेल्टा एस बराबर जो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये डेल्टा की वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पर जो एस लिखा है, एस क्या है? एस का मतलब होता है परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं का परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। 9 धन 10 धन 17 बटे 2 अर्ध परिमाप। तो दो अगर हम जोड़ेंगे 9 7 16 की 6, 1 और 1 2 और 1 3, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 18। एस की वैल्यू 18 ही, ए बी सी हमको दिया ही गया है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे 18 गुणित एस माइनस ए, यानी कि 18 माइनस 9, फिर 18 माइनस 10, फिर 18 माइनस 17। ठीक, इसको हल कर लेते हैं। अब देखो कितना आ रहा है? 18, 18 में से 9 घट जाएगा, ये 9 बचेगा, या 18 में से 10 घटेगा तो 8 बचेगा, और 18 में से 17 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको भी अगर 18 को हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 9 में 18। ठीक, 8 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 2 चौको 8 लिख सकते हैं। इसका मतलब 4 दूनी 8 दूनी ये 16 हो जाएगा, ये 9 9 में 81 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया ये 81 गुणित 16, इसका वर्गमूल लेंगे 81 का तो 9 आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 9 चौको 36, यानी कि एस की वैल्यू हमारी जो डेल्टा है वो एरिया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, वो 36 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, ए बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 17 बटे 4 गुणित 36। ठीक, अब 4 गुणित 36 में अगर हम देखेंगे 9 चौको 36, 4 सी कट जाएगा। अब ये 2 दून 2 पंचे 10 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 17 5 कितना आया? अब 7 पंचे 35, 5 एकम 5 3 8, 17 5 85, 4 दूनी 8। अब इसमें हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी जो इसको हम वैल्यू करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा ये। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, है ना। तो चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116। एक स्कैनिंग यूनिट 3/4 घंटे में 270 पृष्ठ स्कैन करती है। तो स्कैनिंग मशीन यूनिट है जो 3/4 घंटे में, यानी कि अगर 3/4 की बात करेंगे, अगर इसको मिनट में बदलेंगे तो 45 मिनट में 270 पृष्ठ स्कैन करती है। तो 2.5 घंटे में कितने पृष्ठ स्कैन करेगी? तो इसमें देखें कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो 3/4 घंटे में 3/4 घंटे में 3/4 घंटे में स्कैन करती है 270। 1 घंटे में कितनी करेगी? 270 गुणित 4/3, क्योंकि 4 डिवाइड करोगी तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 में 27, 9 चौको 36। ठीक है, 360, 1 घंटे में 360 पृष्ठ वो करेगी। अब वो कह रहा है 2.5 घंटे में कितना करेगी? तो 360 36 दूनी 72, मतलब 720 तो 2 घंटे में हो जाएंगे। फिर ये 5 मिनट अगर देख लीजिए 2.5 घंटे में कितना करेगी? तो 360 गुणित 2.5, तो 5 6 का 30 की आप गुणा कर दीजिए, है ना। या इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर हम इसका इसमें का मल्टीप्लाई ना करके सीधा लिख लेने, 90 गुणित 4 गुणित 25 2.5, तो 25 चौको 100 ये हो जाएगा, 100 गुणित ये 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 10 का गुणा कर दोगे तो ये 900 पृष्ठ हमारे आ जाएंगे। एक तरीका ये, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसमें कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे इसको मिनट में चेंज करके आप कर सकते हैं कि अगर मान लो 3/4 घंटा है तो इसको मिनट में बदल दीजिए, 3/4 गुणित 60, 15 चौको 15, 15 3 45, ये 45 मिनट में इतना
270 पृष्ठ कर रही है, तो 1 मिनट में कितना करेगी, 270/45। अब इतने घंटे का मतलब है, इसको भी मिनट में चेंज करो, अगर करना चाहें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 छक्का 150, 150, 1 अंक, तो 150 आए। तो 150 मिनट में कितना करेगी, अब 15 एकम 15, 15 3 45, 3 में 27, ये 90 हो गया, यहाँ 10 बचा, तो 90 गुणित 10 हो गया, तब भी आपका कितने 900 पृष्ठ, यहाँ से भी। तो यानी कि अगर आप घंटे को मिनट में भी बदल करके निकालोगे तब भी आपका आंसर 900 आएगा, वो डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आपका 900 पृष्ठ ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन 960, बी ऑप्शन 840, सी ऑप्शन 900, डी ऑप्शन 1000, तो 900 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117, है ना, 117 चलते सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 में क्या है, 2x/4x² को सरल कीजिए। एकदम सिंपल सा सवाल है, कक्षा ये मान लीजिए 6 क्लास में क्वेश्चन है इस तरीके की, यानी कि बीजीय व्यंजकों का सरलीकरण। तो इसमें क्या करना है कि आपको क्या करना, इसमें क्या करना है, देखिए ये दिया गया है आपको 2x/4x²। तो देखो 2 गुणित x लिख लीजिए, 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 गुणित x² है तो x गुणित x लिख सकते हैं, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस x से एक x कट जाएगा, तो कितना बचा 1/2 गुणित x, इसका मतलब 2x बचा। पहला ऑप्शन कौन सा दिया गया, x/3, 1/2x, 2/x, 3/2x, तो हमारा कौन सा सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो 117 का बी ऑप्शन सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन जो आपके 30 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स में, तो उनमें कुछ क्वेश्चन आपके ब्रेकिंग क्वेश्चन थे, तो उनको आपको अटेंड नहीं करना था, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए कि हम पहले 30 क्वेश्चनों को पूरा अटेंड कर लें। जो हमारे एक साइड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उनको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद आप अपने आंसर्स की भर लीजिए, उतने क्वेश्चनों की जो क्वेश्चन है उनको राउंड लगाइए। इसके बाद अगर आप दूसरा सब्जेक्ट आपको करना है तो दूसरे सब्जेक्ट को सॉल्व करिए, ठीक है। इसके बाद समय बचता है तो उन क्वेश्चनों को जहां पर आपको लग रहा था कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे, तो उस पर समय दे दीजिए। कम से कम पहले आप उतना क्वेश्चन टारगेट अपना पूरा कर लीजिए जितना आपको चाहिए नंबर है, ठीक है। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर अब 119 में क्या है कि 119 क्या 118 है, अभी 117 लगाया था ना, 118। किसी राशि को पहले 12.5% बढ़ाया जाता है और फिर 8.4% घटाया जाता है, ठीक। कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, मतलब किसी राशि में हमने पहले मान लीजिए 12.5% बढ़ाया है फिर घटाया है, तो इस प्रकार से जो परसेंटेज परिवर्तन हमको निकालना पड़ता है। तो किस प्रकार से हम बढ़ाना घटाना जोड़, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमने आपको पहले बताया था एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस y प्लस x/100। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। कभी भी कोई राशि बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं या घटाते हैं फिर बढ़ाते हैं, अगर हम घटाते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं और अगर हम बढ़ाते हैं तो धनात्मक चिन्ह लेते हैं, और इसमें हम वैल्यू रखते हैं। अगर नेगेटिव आता है तो वो कमी होगी और अगर पॉजिटिव आता है तो उतने परसेंट की वृद्धि होगी उस राशि कुल प्रतिशत में। इसका मतलब है कि चूंकि इसमें पहले दिया है 12% को बढ़ाया जाता है, तो 12% मान लीजिए 12.5 पॉजिटिव होगा, फिर 8.4 घटाया जाता है तो ये हो गया निगेटिव 8.4, ठीक है। अगर हम निगेटिव है और पॉजिटिव इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव होगा, तो निगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है 12.5 गुणित 8.4/100, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये 4.1 हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो इसको हल कर लेते हैं पहले कि जैसे मान लीजिए कि 12.5 गुणित 8.4 का गुणा कर लीजिए, तो 4 5 को 20, 4 दूनी 8, 2 10 की 0, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। 8 5 40 की 0, 8 दूनी 16, 16 4 20 की 0,
ठीक है। 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 2 16 4, 20 की 0 हासिल 2, 8 1 8 2 10। अब इसको जोड़ लेते हैं 0 0 5 और ये 10। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा है, तो कुल मिलाकर के 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 105 हो गया। ये हो गया आपका 105 बटे 100। ठीक, अब 100 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव 4.1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1.05। ठीक है। अगर चूंकि अब समान एक दशमलव, अगर हम 1 0 यहाँ भी लगा दें तो समान दशमलव संख्या समान हो जाएगी, तो 1.05 यहाँ घटाएंगे, 0 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ क्या बचा 0 माने 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 0 बचा, 0 बचा तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, 4 में से 1 गया 3, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 3.05 हमारा परसेंटेज की क्या होगी, ये वृद्धि हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आई ना। अब देखो यहाँ दिया 3.87, 3.05, 2.45, 35%, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, 3.05। इसकी हमारी ये परिवर्तन उसमें आएगा। परिवर्तन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि परिवर्तन जो परसेंटेज की वृद्धि होगी ना कि कमी होगी। चलते हैं सीखते हैं एक क्वेश्चन 119 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चनों को आपको समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जरूर करें। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 119। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119। एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है। जब भी आपको आयतन निकालना हो तो आप जो भी भुजाएं दिए उनका आपको गुणा कर देना है। ठीक है। तो घनाभ का जो आयतन होगा, घनाभ कैसा होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, इस तरीके का एक बॉक्स होता है, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है, इस तरीके का एक बॉक्स होता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, LBH। तो लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई और ऊंचाई 2, तो 5 से 15 दूनी, 3 दूनी 6 पंचे 30, 30 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन जो होगा हमेशा घन सेंटीमीटर में दिया होगा। कभी कभार कभी वर्ग सेंटीमीटर अगर कहीं दिया है तो वो गलत दिया है। ठीक है। घन की इकाई, जो आयतन की इकाई घन सेंटीमीटर होती है। तो पहला ही ऑप्शन देखो दिया, बड़े आराम से मैच कर दीजिए, हो गया, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा बी ऑप्शन 10 दिया, 15 दिया, 25 दिया, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। 30 घन सेंटीमीटर आपके सामने आया। अब हम सीखेंगे जो लास्ट सवाल है क्वेश्चन इस मैथमेटिक्स का, जो हमने 91 से लेकर के 120 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सॉल्व करेंगे। अब 119 हुआ है। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 120। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 120। अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 120। इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है इसमें, सिंपल सा भी है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा है। अगर आप पहले क्वेश्चनों में कहीं पर बड़े क्वेश्चंस में अगर आप फंस जाएंगे तो लास्ट में जो क्वेश्चन सरल होते हैं वो छूट जाते हैं। तो इसलिए जो ब्रेकिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको आप गोला बना करके आप आगे बढ़ जाइए। जरूरी नहीं कि आप उसी क्वेश्चन को आप लगाते रहें, तो जिससे कि आपका टाइमिंग भी बचत होगी और पेपर बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की जो लंबाई है उसका योग। यहाँ से चलेंगे, यहाँ ऐसे। अब चूंकि वर्ग है तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी बराबर, ये भी बराबर होती है। जब आप जोड़ेंगे 4 को, 9 को 4 बार तो कितना हो जाएगा, 9 को 4 बार जोड़ेंगे तो 9 चौको 36। परिमाप की इकाई होती है सेंटीमीटर। ठीक है। तो 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन 36 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 27 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 81 है, ये 18 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा, 36 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप होगा। इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों अभी आपके सामने लाए और सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो किसी गरीब बच्चे के लिए पेन पेंसिल कॉपी की आप मदद कर सकते हैं। केवल एक सब्सक्राइबर ही आपको करना है, उसमें आपका कुछ लगना नहीं है, कि आप वीडियो को केवल सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, लाइक करें। क्योंकि जो भी इस वीडियो से उनका वो भी हर एक गरीब के हाथ में पेंसिल, कॉपी और किताब देने का काम करेंगे। ठीक है। चलते हैं।
अभी एक अगला वीडियो फिर लेकर के आएंगे, क्योंकि आने वाली जो एग्ज़ाम है उनमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम सेलेक्ट करके डिफरेंट एग्जामों में कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनको लेकर के आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।